अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू निशांत्स ऑनलाइन सेशंस। काफ़ी अर्सा पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये सिलसिला जारी नहीं रहा और अब दोबारा हमने वही सिलसिला शुरू किया है। वो हमारे नाज़रीन जो अक्सर हमें देखते रहते हैं, जो हमारे चैनल्स पे आते रहते हैं, जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और उन पे कमेंट्स करते हैं, उनको याद होगा कि हम एटीट्यूडनल हीलिंग निशान रिहैब के अंडर शुरू किया गया और वी आर प्राउड दैट वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री हु आर प्रैक्टिसिंग एटीट्यूडनल हीलिंग। और वेरी मच थैंक्स टू मिस्टर जेरल जिम्पॉस्की हु गाइडेड अस, और जिनकी रहनुमाई में हमने पाकिस्तान में ये एटीट्यूडनल हीलिंग और वो ये सारा सिलसिला शुरू किया था। आज जो हम बात करेंगे वो देखेंगे कि एटीट्यूडनल हीलिंग ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट में कैसे काम आ सकती है। और हमारे ये जो पेशेंट जो ड्रग्स लेते हैं, इनको सोसाइटी के अंदर अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, बहुत सारे स्टिग्मास अटैच हो जाते हैं, इनके बहुत सारे नाम रखे जाते हैं। और इन नाम रखने के बाद अगर ये हम तवक्को करें कि इन मरीज़ों की सेल्फ़ इस्टीम बहुत हाई होगी या इनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत अच्छी होगी, तो ये एक ऐसा वहम है जिसके अंदर ना सिर्फ मरीज़ रह रहा होता है बल्कि उसके फैमिली मेम्बर्स भी रह रहे होते हैं। मरीज़ जो नशा कर रहे होते हैं, इन मरीज़ों के साथ जब भी हम बातचीत करना चाहें, जब भी इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहें, जब भी इनको समझाना चाहें, तो हम जो एक गलत पैटर्न लेते हैं वो ये है कि हम उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी वो एटीट्यूड के वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके तहत हमारे बच्चे अक्सर ठीक नहीं हो रहे होते और हमने बहुत उनको बुरा भला कहा लेकिन उन्हें ड्रग्स नहीं छोड़ी। तो फिर जेरल जिम्पॉस्की एक अमेरिकन ऑथर, और उन्होंने जो एटीट्यूडनल हीलिंग की बुनियाद रखी वो इस बात पे थी कि हमारा सेंस जो है इट्स आउट ऑफ लव, व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग इज़ लव। क्योंकि मोहब्बत के तहत अगर इलाज चलेगा, मोहब्बत के तहत अगर इंटरवेंशन की जाएगी, मोहब्बत के तहत अगर उनकी काउंसलिंग की जाएगी, जब आउट ऑफ लव हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसमें फिर हम ईगो नहीं रखेंगे। ऐसी फैमिलीज़ जो नशे के मरीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं, उनको एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, जो हम ये समझते हैं कि वो प्रॉब्लम जो आ जाती है वो ये है कि वो इगोइस्टिक होना शुरू हो जाते हैं। उनकी ये ईगो होती है कि हमने अब इस बच्चे को नशा नहीं करने देना। नशा नहीं करने देना ग्रामेटिकली एक गलत सेंटेंस है। हम सिर्फ इलाज में और उनको चॉइसेस दे सकते हैं, हम उन्हें ईगो के तहत इलाज नहीं कर सकते। एक डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हुए ये ईगो हो सकती है कि मेरा जो मरीज़ है ये ज़रूर ठीक हो। वालिदैन की ये ईगो हो सकती है कि हमारा बच्चा जब वो रिहैब सेंटर में आ गया है, हम उस पर पैसे लगा रहे हैं, हम उस पर टाइम लगा रहे हैं, हमने बहुत सारी अपनी उम्मीदें उससे बांध ली हैं, अब इसको हर सूरत ठीक होना होता है। जो ईगो है, जब हम ईगो के अंडर ऑपरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा लव का पोर्शन है वो कवर अप हो जाता है। जब हमने लव के तहत ऑपरेट करना है तो ईगो से निकलना है। ये ईगो, मैं एग्जाम्पल दे रहा था अपने साथियों के साथ कि जब फैमिली हमारे साथ इंटरेक्शन में आती है, जब वो रिहैब सेंटर में एंटर होती हैं तो उनके सर पे एक ख्वाहिशों का एक ऐसा बहुत बड़ा टोकरा होता है जिसको ला के वो डॉक्टर के ऑफिस में रखते हैं। उसके अंदर से एक ख्वाहिश ये निकल आती है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो जाए, एक ख्वाहिश ये निकल आती है कि हमारा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करनी शुरू कर दे, एक ख्वाहिश ये होती है कि ये एक अच्छा बीबा बच्चा बन जाए, एक ख्वाहिश ये होती है कि ये बड़ों का एहतराम शुरू कर दे, ये ड्रग से दूर रहना शुरू कर दे, ये ऐसे रवैये अपनाना शुरू कर दे जो एक सिविलाइज्ड नॉर्मल डिसेंट बिहेवियर समझे जाते हैं। तो हमारा ये बताना होता है फैमिली मेम्बर्स को कि जितनी उम्मीदें आप लेके आए हैं शायद उनको पूरा करने के लिए हमें किसी खुदा की ज़रूरत पड़ेगी। रिहैब सेंटर में हम आपको एक अच्छा इलाज तो दे सकते हैं, लेकिन जितनी ख्वाहिशें आप लेके आए हैं शायद इतनी सारी ख्वाहिशें हम पूरी ना कर सकते हों। ये जब इतनी ख्वाहिशें सामने लेके आते हैं तो एक्चुअली फैमिली मेम्बर्स आउट ऑफ ईगो ऑपरेट कर रहे होते हैं। उनके अपने लिहाज से उनके पैराडाइम बहुत अच्छे हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि ये जितनी ख्वाहिशें हैं, जब हमने रिहैब में आने के बाद भी हमारी ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होनी तो फिर ये हमारी ख्वाहिशें कहाँ पूरी होनी है। फिर काउंसलिंग के तहत फैमिलीज़ को ये बताया जा रहा होता है कि आप एज ए फैमिली मेम्बर आउट ऑफ लव ऑपरेट करेंगे, क्योंकि जब
लव आएगा तो फियर भागेगा। वो फियर कि शायद ये बच्चा हमेशा ड्रग्स ही करेगा, वो फियर कि शायद हमारा बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता, ये फियर कि सोसाइटी में ड्रग्स हर जगह अवेलेबल हैं तो हमारा बच्चा दोबारा भी जाके ड्रग्स ले लेता है, ये फियर कि शायद ये पढ़ सकता है कि नहीं आगे, तो उनका ये फियर कि पता नहीं इसको अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है कि नहीं। जब फियर के तहत ऑपरेट करेंगे तो उसके रिजल्ट में लव नहीं रहेगा, और जब लव के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो फिर फियर नहीं रहेगा। तो एटीट्यूडनल हीलिंग की जो बुनियाद रखी गई उसके कुछ स्टेप्स रखे गए, और उसमें पहला स्टेप ही ये है कि हमारा एसेंस आउट ऑफ लव है। हमारा जो खमीर है ये मोहब्बत से फूटा है। हमारे जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मोहब्बत का अंसर डाल के भेजा है। जब हम लव के तहत ऑपरेट करना शुरू करते हैं तो हमारे बॉडीली ऑर्गन्स हमारे साथ सिंक्रोनाइज होकर चलना शुरू कर देते हैं। जब हम आउट ऑफ लव ऑपरेट करते हैं तो दुनिया में हमें मोहब्बतें ही नज़र आती हैं। जब हम लव के थ्रू ऑपरेट करना शुरू करते हैं तो फिर हमें अपने आप के साथ मोहब्बत, अपने चाहने वालों के साथ मोहब्बत, अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ मोहब्बत, अपने उस मरीज़ के साथ मोहब्बत जिस पे हमने बहुत सारी उम्मीदें लगा ली थी, वो मोहब्बत सामने आनी शुरू हो जाती है। जब मोहब्बत सामने आती है तो फिर फियर वहाँ से भागना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेप जो एटीट्यूडनल हीलिंग का लिया गया वो ये था कि जो हीलिंग है ये इनर सेल्फ की होती है। जब हम अंदर से ठीक होना शुरू करते हैं तो वो बाहर फूटना शुरू हो जाता है। एक बड़ी अच्छी मिसाल होती है कि जब जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप दूसरों को कैसे देंगे। दूसरों को देने के लिए अगर हम दुनियावी बात करें, अगर आपने दूसरों को पैसे देने हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपने दूसरों को इज़्ज़त देनी है तो आपको अपनी इज़्ज़त करना सीखनी होगी। जब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो वो दूसरों को कैसे देंगे। हमारे वो मरीज़ जो नशा कर रहे होते हैं, चूँकि उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, वो अपनी ही नज़रों में गिर चुके होते हैं। तो एक ऐसा बंदा जो अपनी ही नज़रों में गिरा हुआ है, जो अपने आप को सोसाइटी के अंदर फिट नहीं समझता, तो उससे हम ये कैसे तवक्को करें कि वो दूसरों को मोहब्बत दे सकेगा या वो फैमिली मेम्बर के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकेगा। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन के बाद उसे बहुत सारी चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो जो पैराडाइम्स बन चुके हैं उन पैराडाइम्स को जाते जाते टाइम लगता है। और वो जो दूर हो रहे होते हैं पैराडाइम्स, तो उनका इनर सेल्फ ठीक होना शुरू हो जाता है। जब वो इनर सेल्फ उनका ठीक होता है तो उनसे फिर मोहब्बत फूटना शुरू होती है। वही फिर फैमिली मेम्बर्स को नज़र आनी शुरू हो जाती है, और उस वक्त फैमिली मेम्बर्स को ये लगना शुरू हो जाता है कि अब हमारा ये बच्चा जो है ठीक होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर उस दौरान फैमिली मेम्बर्स की अपनी मोहब्बत नहीं जागी होती तो वो एक आने वाली मोहब्बत को ईगो के साथ रिसीव करेंगे। तो मोहब्बत जब ईगो से टकराती है तो पाश पाश हो जाती है। मोहब्बतें जब दोनों तरफ से होंगी तो मोहब्बत मल्टीप्लाई होती है। मोहब्बत कभी भागेगी नहीं, मोहब्बत कहीं गायब नहीं होती। मोहब्बत थोड़ी देर के लिए अगर बैकग्राउंड में जाती है तो उसकी वजह ये होती है कि हमारा ईगोइज़म बहुत ज़्यादा सामने आ चुका होता है। अब नशे के मरीज़ ने नशे के दौरान बहुत सारे ऐसे काम किए जो अच्छे नहीं थे। उसने चोरियां भी की होंगी, उसने बुरा भला भी एक दूसरे को कहा होगा, उसने हो सकता है किसी पे हाथ भी उठा दिया हो। ये सारी चीज़ें जब हम जहन में लेके रिहैब सेंटर में आते हैं तो हमें ठीक होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। निशान रिहैब पे एटीट्यूडनल हीलिंग प्रैक्टिस होती है। हम मरीज़ की सेल्फ एस्टीम को लो नहीं होने देते। हमारी ये पॉलिसी है कि इस मरीज़ की सेल्फ एस्टीम पे कोई हर्फ नहीं आएगा। कोई स्टाफ मेंबर, कोई प्रोफेशनल मरीज़ के साथ बुरे रवैये से बात नहीं कर सकते। मरीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे रवैयों से बात करेंगे, उनकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आपको एटीट्यूडनल हीलिंग सीखने की ज़रूरत है तो आज हम बहुत लकी दौर में हैं जहां आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। एटीट्यूडनल हीलिंग international.org ओपन कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी हदायत दी गई हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। Thank you very much.